बीए पाठ प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी आपके महाविद्यालय के एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम जिन कवि के पदों के बारे में सप्रसंग व्याख्या जानने जा रहे हैं, उन कवि का नाम है चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। पिछले व्याख्यानों में हमने पद संख्या 1, 2 और 3 की विस्तृत सप्रसंग व्याख्या जानी। उनके जीवन परिचय और व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में हमने जाना। इसके तत्पश्चात हम आज उनके चौथे पद की सप्रसंग व्याख्या जानने जा रहे हैं। उनका चौथा पद इस तरह से है। राज चित्त के मास दासी गए, नीर चित्त बर कमल, कमल चित्त बर भान गए। भंवर चिंत भ्रमरी सुन, भंवर रत्तो सु कुसुम रस, ब्रह्म लोय रत्त यो, लोय रत्तो सु अधम रस। उत्मंग ईश धरि गंग को, गंग उलटी फिरी उदधि मिली। ये जो पद है, इस पद की हम आज सप्रसंग व्याख्या यहाँ जानेंगे। सबसे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थों का जो प्रयोग कवि चंद्रबरदाई ने इस पद के अंतर्गत लिया है, उस कठिन शब्दों के अर्थ को हम यहाँ जान लें, क्योंकि यह पद की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले बहुत ही आवश्यक है। दासी, दासी का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे सेविका से, सेवा कार्य में नियुक्त सुंदरी से, कर्नाटी से। नीर, नीर कहते हैं जल को, भान कहते हैं बाणों को, सूर्य को। रत्तो यानी रत होना, आसक्त होना, आकृष्ट होना। ब्रह्म लोय यानी ब्रह्म लोक, ब्रह्म लोय, लोय यानी लोक, ब्रह्म लोक। आदर्श या पवित्र आचरण में जीवन। उत्तमांग, उत्तमांग, सिर, उत्तमांग यानी सिर। ईश, उत्तमांग का मतलब उत्तमांग से हम लेंगे और उत्तमांग कहा जाता है सिर को। ईश, ईश्वर शिव जी, और उदधि यानी समुद्र। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो अवतरण है, ये कवि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के कैमाश कर्नाटी प्रसंग से विरचित पद माना जा सकता है। और पृथ्वीराज जो चौहान हैं, वे शिकार प्रिय थे, आखेट प्रिय थे। उनकी आखेट प्रियता के कारण उन्होंने अपना जो राजकाज है वह एक मंत्री को सौंप दिया और स्वयं भ्रमण प्रिय हो गए। उस काल में हुई मंत्री कैमाश की मन स्थिति का यहाँ चित्रण किया गया है, क्योंकि राजा जो है वह अपना राजकाज एक मंत्री के हाथों में सौंप चुका है और मंत्री के सामने ये समस्या है कि वह राजकाज को संभाले या फिर कर्नाटी का जो प्रेम प्रसंग उसके साथ में चल गया है, वह उस कर्नाटी से वह अपना प्रेम प्रसंग करे। तो कवि चंद्रबरदाई इसमें ये कह रहे हैं कि कैमास या कदम्बवास अब तक राजकार्य में चित्त लगाया करता था, अब वह वैचारिक धरातल पर परिवर्तित हो गया था। राजचित्त कैमास यानी कैमास जो है वो राज में चित्त लगाया करता था, लेकिन अब तक राजकार्य में चित्त लगाया करता था, अब वह वैचारिक धरातल पर परिवर्तित हो गया था। अब उसका मन रमणियों में रमने लग गया था। चित्त कैमास दासी गए, लेकिन अचानक ही कैमास का जो चित्त है, जो मन है, वो अपने महल की जो एक दासी है, और वो कर्नाटी जो है वो महल की दासी है, और उस कर्नाटी के रूप सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर आकर्षित हो गया है। वह कैमास से, कर्नाटी से प्रेम करने लग गया है। अब उसका मन रमणियों में रमने लगा है। मन की स्थिति के वशीभूत होकर कैमास का मन कर्नाटी दासी की ओर आकृष्ट हो गया है। नीर चित्त बर कमल, कर्नाटी दासी के अद्भुत सौंदर्य के कारण वह उसके वशीभूत हो गया था, और उधर कर्नाटी भी उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। इसी भाव को अलंकारिक शैली में व्यक्त करता हुआ कवि चंद्रबरदाई यहाँ कह रहा है कि हृदय की
हृदय की नीर के समान निर्मलता में खिलने वाला कमल रूपी हृदय, नीर चित्त बर कमल, यानी हृदय की नीर के समान निर्मलता में खिलने वाला कमल रूपी हृदय सूर्यास्त के समय मुरझाए हुए कमल के समान हो गया था। कमल चित्त बर भान गए, यानी कैमास का जो मन था वह उसका अलंकारिक शैली में यहाँ वर्णन किया गया है कि हृदय की नीर के समान निर्मलता में खिलने वाला कमल रूपी हृदय सूर्यास्त के समय मुरझाए हुए कमल के समान हो गया था। क्योंकि सब जानते हैं कि जब संध्या काल को सूर्यास्त मुरझा जाते हैं, सूर्यास्त जब हो जाता है तो सूर्यास्त होने के साथ साथ ही कमल का जो पुष्प है वो मुरझाना शुरू कर देता है, अपने संपुटों को यहाँ बंद करना शुरू कर देता है। तात्पर्य यह है कि हित चिंतन वाली निर्मल जो भावनाएं हैं वो विकृतियों की कीचड़ में आकंठ डूब गई थी। परिणाम स्वरूप भ्रमर भ्रमरी की ओर आकर्षित होकर उसका रसपान करने लगा। भ्रमर जिस प्रकार पुष्पों के रस में डूब जाता है और अपनी सुधबुद्ध को खो बैठता है, वैसे ही कैमास रूपी जो भ्रमर है, रूपक का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, कैमास को उन्होंने भ्रमर का रूपक दिया है कि कैमास रूपी जो भ्रमर है वो कर्नाटी दासी के पुष्पित यौवन के रस में डूब गया है। कर्नाटी जो दासी है उसको यहाँ कमल का पुष्प बतलाया गया है। अब तो कैमास ब्रह्मलोक अर्थात पवित्र आश्रमय जीवन जीने वाला था। भंवर चित्त भ्रमरिसु, यानी भंवरे का जो मन है वो भंवरी से लग गया था और भंवर रत्तो सु कुसुम रस, और उस भंवरे का जो मन है वह उस पुष्प रूपी जो कर्नाटी है जो दासी है उसका रसपान करने के लिए आतुर हो रहा था। यानी उसके सौंदर्य का रसपान वह करना चाह रहा था, उसको पाना वह चाह रहा था। यहाँ अहंकार और विलास के कारण सांसारिक अधम रस में वह लीन हो गया था। ब्रह्म लोय रत्तबो लोय रत्तो अधम रस, अधम रस में वह लीन हो गया था। एक प्रकार से पवित्र शिखर से गिरकर धरती की विकृतियों में वह डूब गया था। उत्मंग ईश धरी गंग को गंग उलट फिर उदधी मिली। आखिर यह ठीक वैसे ही हुआ कि जैसे शिवजी के सिर में रहने वाली जो गंगा है वो उलट करके धरती की गंदगी से घिरकर समुद्र में जाकर के मिल गई हो। इसमें कवित्व जो है उसमें कवित्व में कवि का कल्पना विधान उसकी प्रतिभा का प्रमाण बनकर के यहाँ उपस्थित हुआ है। और नीर चित्त वर कमल, कमल चित्त वर भान गए, पंक्ति इसका एक उचित प्रमाण मानी जा सकती है। कवित्व में अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग करके कवि ने इस पद की इन पंक्तियों को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। और ब्रह्म लोय रत्तयो के साथ लोय रत्तोसुरम रस के प्रयोग के माध्यम से कवि ने विरोधात्मक भावों की व्यंजना की है। साथ ही उच्चावस्था से निम्नावस्था की कैमास की मानसिकता को भी साकार यहाँ कर दिया है। यानी ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि उत्मंग ईश धरी गंग को, कि शिवजी ने गंगा को अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया था और शिवजी के सिर पर रहने वाली जो गंगा है वो उल्टे रूप में शिवजी के सिर से नीचे गिरकर और धरती की जो गंदगी है उस गंदगी में आकर के मानो मिल गई हो। तो जो ऊंचे महलों में रहने वाला जो मंत्री कैमास था वो कर्नाटी के प्रेम जाल में पड़कर और इस प्रकार की जो गंदगी है उस गंदगी को और उस अधमतापूर्ण कार्य को यहाँ करने के लिए क्या हो रहा था, उत्सुक हो रहा था। तो ये कवि चंद्रबरदाई ने उसी की ओर यहाँ संकेत करना चाहा है। अगला जो पद है प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो पद है वो 5वां पद है आपका, मंदी देश बनिंग सुबह। मंदी देश बनिंग सुबह बेसव नंजन व्रत बीन जान रस बन सुघर राजन रस्ये हित। मंदी का अर्थ हम यहाँ लेंगे आर्थिक मंदी से, आर्थिक विषमता से। सुह, सुह का अर्थ हम यहाँ सुत से लेंगे, पुत्र से लेंगे, सुत पुत्र। बेसब यानी बेसब यानी बिल्कुल बेबस, विवश, लाचार। व्रत, व्रत का मतलब होता है आचरण, व्यापार आदि। बीन, बीना, वीणा। रसिए यानी रखना और हित यानी हित। प्रसंग जो है वह हम इसका इस तरह से ग्रहण करेंगे कि ये जो प्रस्तुत अवतरण है वो कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पद है माना जा सकता है और पृथ्वीराज रासो के कैमास कर्नाटी प्रसंग से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने मंत्री जो कैमास है, पृथ्वीराज का जो मंत्री था कैमास, उस कैमास की परिवर्तित मानसिकता या मानसिक स्थिति को एक अन्य उदाहरण से यहाँ स्पष्ट करना चाहा है। और व्याख्या करते समय
हम उसके इस स्पष्ट उदाहरण को इसमें यहाँ जान सकते हैं, देख सकते हैं। कवि चंद्र बरदाई कह रहे हैं कि मंदी देश बनिंग सुए, कि जब संपूर्ण देश मंदी के दौर से गुजर रहा था, आर्थिक मंदी और विषमता के दौर से जब देश गुजरता है तो वणिक वर्ग या वणिक पुत्र व्यवस्था का अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि उसका व्यापार वहाँ संपन्न नहीं होता, व्यापार नहीं होता, तो वह विवश हो जाता है और समय व्यतीत करने के उद्देश्य से नृत्य और विलास की ओर वह उन्मुख हो जाता है। व्यापार की ओर से हताश होकर अकेलेपन और व्यवस्था से भर जाता है, उसे मन बहलाव के साधन खोजने के लिए विवश होना पड़ता है। तो उसी तरह से बेसब नंजन व्रत बीन जान रस बन सुघर राजन रसिए हित, यानी कभी वह नृत्य आदि में रुचि लेने लगता है और कभी प्रेम के भावों से भरकर वीणा की मादक स्वर लहरी का रस लेने लगता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है वह अपना कर्तव्य मार्ग भी सदा भूल जाता है, और कैमास भी कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, कर्तव्यच्युत हो गया था और कर्तव्य विमूढ़ होकर रमणियों के विलास में वह डूब गया था। ऐसी स्थिति में वह राजा पृथ्वीराज चौहान के हितों की रक्षा भला कैसे कर सकता था, अर्थात राज्य के हितों की रक्षा करना उसका कौन कार्य हो गया था। और प्रस्तुत दोहे में उपमा अलंकार का, उदाहरण अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। यदि दोनों पंक्तियों के भावों को समांतर भाव से देखा जाए तो इसमें दृष्टांत अलंकार का आभास भी हमें देखने को मिलता है। कवि ने विलासी व्यक्ति की मानसिकता की व्यंजना बड़ी सांकेतिक शैली में की है। यहाँ कैमास के साथ में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि पृथ्वीराज को आखेट प्रिय था, तो शिकार प्रिय होने के कारण उसने अपने राज्य की जो कमान है, जो सत्ता है, वह कैमास के हाथों में सौंप दी। और वह कैमास जो है वो मंत्री था। मंत्री के हाथों में जब राज्य की सत्ता आई, यानी मंत्री को जब राजा का काम करना था, तो उसी समय मंत्री कैमास के सामने भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई कि जब उसने उस कर्नाटी को, अपने जो कर्नाटी वहाँ राज दरबार में दासी हुआ करती थी, सेविका हुआ करती थी, उस सेविका के सौंदर्य को जब उसने देखा तो वह उसके सौंदर्य, अपार सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। और जब कैमास को यहाँ कर्नाटी के द्वारा देखा गया तो कर्नाटी के मन में भी वही प्रेम का भाव वहाँ उत्पन्न हुआ। तो दोनों के मनों के अंतर्गत यहाँ इस तरह से प्रेम का भाव यहाँ प्रस्फुटित हो चुका था। और इसी प्रेमानुभूति के कारण दोनों के जो कर्म थे, कि दासी का जो कर्म था सेवा करना, और कैमास का जो कर्म था मंत्री अर्थात राजा का जो दायित्व है उसको एक नए रूप में प्राप्त हुआ था, उस दायित्व को उसके द्वारा निर्वहन करना। लेकिन वह अपने मन को कर्नाटी में लगाया हुआ था, इसलिए कर्नाटी की ओर उसका मन उन्मुख हो रहा था। उसने अपने मन को कर्नाटी में जब लगा दिया तो राजकाज में उसका मन नहीं लगा। और जब राजा का कार्य उसे दिया गया है तो जो कार्य उसे सौंपा गया है उसी कार्य को जब उसने यहाँ पूरी मन लगा करके जब यहाँ संपूर्ण नहीं किया तो वहाँ कर्नाटी जो है वह भी कैमास से प्रेम करने लग गई। और दोनों की साथ में ये एक विचित्र स्थिति पैदा हुई कि दोनों ने ही अपने अपने कर्मों को करना यहाँ बंद कर दिया। और ये उसी स्थिति का जिक्र यहाँ चौथे पद में कवि के द्वारा किया गया है। और पांचवें पद में उस स्थिति का जिक्र यहाँ कवि के द्वारा किया गया है कि जब संपूर्ण देश, क्योंकि पृथ्वीराज आखेट प्रिय था, आखेट करने वह चला गया, राजकाज जो है वो अपने मंत्री कैमास को सौंप कर चला गया, और कैमास ने फिर अपने उस राजकाज पर ध्यान नहीं दिया। उसका संपूर्ण ध्यान यहाँ अपनी जो महल की जो दासी थी कर्नाटी, उस कर्नाटी की ओर लगा हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब राजा का ध्यान अपने राज्य के हितों की रक्षा करने में नहीं होता, राज्य की सुध-बुध लेने में जब उसका ध्यान नहीं होता, तो ऐसे देश का जो राज है वो डामाडोल हो जाता है। और ऐसी डामाडोल वाली स्थिति में संपूर्ण जो देश है वो आर्थिक मंदी की दौर से गुजरने लग जाता है। देश में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाता है और उस समय देश का जो एक वणिक वर्ग है, जो वाणिज्य और व्यापार का कार्य किया करता है, वह बिल्कुल चिंतित हो जाता है, विवश हो जाता है, बेबस और लाचार हो जाता है। और वह बिना कार्य के, क्योंकि जब व्यापार नहीं चलता, देश में मंदी का दौर शुरू हो जाता है, तो अपने व्यापार वाले जो कर्म हैं उन कर्मों को वह भूल जाता है और अन्य जो कर्म हैं अर्थात भोग विलासता में और सांसारिक जो विषय वासना है, उन सांसारिक विषय वासना और भोग विलास में वह अपना मन लगा देता है। तो वैसा ही किसने किया? मंत्री कैमास ने किया कि राजा पृथ्वीराज तो उसे यहाँ राजकाज देकर शिकार करने चले गए, लेकिन कैमास ने अपना मन यहाँ कर्नाटी में लगाया और राजकाज की उसने कोई सुध-बुध नहीं ली, तो देश आर्थिक दौर से यहाँ गुजर पड़ा।
तो देश के आर्थिक स्तर को गिराने के पीछे यहाँ कैमास का बहुत सारा हाथ है। यानी कैमास ही इसमें प्रमुख रहा, जिसने देश को आर्थिक मंदी के दौर से यहाँ जाने के लिए क्या किया, मजबूर किया। और वणिक वर्ग जब निराश हुआ तो वह मन बहलाव के साधन खोजने के लग गया और विवश हो गया। नृत्य आदि में वह रुचि लेने लग गया। कभी प्रेम के भावों से भरकर वीणा की मादक स्वर लहरी का रस भी वह लेने लगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है वह अपना कर्तव्य मार्ग कदाचित भूल जाता है। कैमास भी कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, अपने कर्तव्य से हट गया था, उसको अपने कर्तव्य का भान नहीं रहा था और रमणियों के विलास में वह डूब गया था। ऐसी स्थिति में राजा पृथ्वीराज चौहान के हितों की वह कैसे रक्षा कर सकता था, यही इस पद के अंतर्गत कवि चंद्र बरदाई ने बताया है। अर्थात राज्य के हितों की रक्षा करना उसका गौण कार्य बन गया था। तो इस तरह से कवि चंद्र बरदाई के द्वारा जो ये काव्य लिखा गया कैमास कर्नाटी प्रसंग, ये आज समाप्त होता है। और इसके बाद में हम अन्य और जो आपके अगले कवि हैं उन कवि की जो पदों की जो व्याख्या है उन व्याख्याओं को प्रसंग यहाँ व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद।